इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे उनको इजीली याद रखेंगे, क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे। ये वीडियो बहुत ही वीआईपी होने वाला है क्योंकि बोर्ड में इससे 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसको बहुत ही आसानी से किया सकता है। केवल कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैंने इसके पिछले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उसमें मैंने 7 प्रॉपर्टी आपको बताया हुआ था, ठीक है। अब उन 7 प्रॉपर्टी को आप खूब अच्छे से समझ लेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अच्छे से उसका रिजल्ट हमको मिल जाए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या है कि पहले 7 प्रॉपर्टी हम देखते हैं कौन कौन सी है। पहली जो प्रॉपर्टी थी, मैंने बताया था पहली प्रॉपर्टी में अगर मैं क्या करूं, किसी साड़ी के पंक्तियों को स्तंभों से परिवर्तित कर दूं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब पूरे रो को पूरे कॉलम से मैं चेंज कर दूं, रो को चेंज कर दूं कॉलम से, तो इससे क्या होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर किन्हीं दो पंक्ति अथवा किन्हीं दो स्तंभों को अगर परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका चिन्ह, सारणी का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया था मतलब किसी एक पर्टिकुलर रो को किसी दूसरे रो से अगर चेंज कर दिया जाए या कह सकते हैं और किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी, केवल उसका साइन, वैल्यू चेंज हालांकि हो रहा है, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वही नंबर रहेगा बट वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरे में मैंने बताया था, बहुत ध्यान समझेंगे, तीसरे मैंने कहा था कि अगर किसी सारणी के कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम है, आइडेंटिकल है, मतलब कोई एक आपका आर आई इक्वल है आर जे के, या कह सकते हैं कोई आपका सी आई कॉलम कोई और वो इक्वल है किसी दूसरे कॉलम के, अगर ऐसा है पूरे के पूरे आइडेंटिकल है, सेम है एकदम, तो फिर उसका मान क्या होगा, वहां पे डेल्टा जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। वहां पे उसका जो मान होता है वो 0 हो जाता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, तब डेल्टा जो होता है वो 0 हो जाता है। अगला प्रॉपर्टी 4 में मैंने कहा था कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो में किसी स्केलर नंबर से कोई अचर से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान भी उतना गुणित हो जाता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, कोई एक रो है, मैंने उसमें चेंज किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया उस रो में, या मैं कर सकता हूं कॉलम में भी वही चीज, किसी एक कॉलम में मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा डिटरमिनेंट वो क्या होगा, उसका के टाइम हो जाएगा, मतलब के टाइम डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये होता है पांचवी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर कोई सारणिक में कोई पंक्ति अथवा कोई स्तंभ, ठीक है, कोई पंक्ति अथवा कोई स्तंभ दो या दो से अधिक पदों के योग के रूप में है तो उनको उसी क्रम के दो या अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर कोई एक, मान लीजिए आपका कोई एक रो है और वो कोई दो पद के योग के रूप में है, मान लीजिए a प्लस बी के रूप में है, तो मैं इसको दो सारणिक बनाऊंगा। पहले में उस पर्टिकुलर रो के जगह पे मैं a लूंगा और दूसरे में उस पर्टिकुलर जगह पे मैं b लूंगा और दोनों को क्या कर लूंगा, मैं प्लस कर लूंगा। अगर ये आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप प्रॉपर्टी वाला वीडियो ठीक से देख लें, समझ लें इसको, ठीक है। इसका जो छठवां जो प्रॉपर्टी था वो सबसे अधिक वीआईपी प्रॉपर्टी है, उसका हम बहुत अधिक यूज करते हैं। क्या है, मैं कह रहा हूं कि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति के अवयव में किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों का समान गुणज जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर रो को मैं चेंज कर सकता हूं किसी दूसरे रो के मैं समान गुणज कह सकते हैं, मैंने के से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड किया, या मैं सबट्रैक्ट भी कर सकता हूं, उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ऐसे ही मैं कॉलम में भी ये कर सकता हूं, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम है और उसमें मैंने क्या किया,
के सी जे, ये माइनस भी कर सकते हैं। तो इससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। सातवीं प्रॉपर्टी मैंने लास्ट बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि यदि कोई एक सारणी किसी चर में बहुपदी है और उस चर के किसी एक विशेष मान के लिए उस सारणी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो वह चर उसका एक शून्यक होता है। अगर कोई डिटर्मिनेंट है और उसमें कोई वेरिएबल आपका है और उस वेरिएबल की वैल्यू कोई लेने पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वह उसका एक शून्यक होता है और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फैक्टर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे x = a लेने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि x - a क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का, उस जो सारणिक है उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये सातवीं प्रॉपर्टी थी। तो ये 7 प्रॉपर्टी है, इनको बहुत अच्छे से हम लोगों को कवर करना है। ये सातों को सातों आपको जब यूज करेंगे खुद ही तैयार हो जाएगा। मैंने इसको बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया हुआ है इसके पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज है आपका 4.2 और ये डिटर्मिनेंट में सबसे वीआईपी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस जो होते हैं प्रूव करने वाले, वो कैसे कैसे आते हैं, उसमें मैंने 3 टाइप बनाया हुआ है। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे अधिक आपका जो क्वेश्चन आता है वो होता है किसी डिटर्मिनेंट को मुझे, डिटर्मिनेंट के लिए मैं डेल्टा यूज कर रहा हूं या डेट भी लिख सकता था। डिटर्मिनेंट के इक्वल मुझे कोई एक पॉलिनोमियल प्रूव करना होता है, कोई एक बहुपद लाना होता है। ठीक है, पहली सबसे फर्स्ट टाइप आपका है, कोई एक डिटर्मिनेंट दिया रहेगा और उसमें क्या प्रूव करना होगा, उसको मुझे दिखाना होगा एक पॉलिनोमियल। जैसे मैं कह सकता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक क्वेश्चन ऐसे दिया 1x, x², 1y, y², 1z, z², और मान लीजिए मुझे प्रूव करना है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, x - y, y - z एंड z - x, ऐसे कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर एक डिटर्मिनेंट है और राइट साइड में क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये बहुपद है। ठीक है, और एक एक ये आपका फैक्टर है। बहुपद को हम 2 रूप में लिख सकते हैं, एक फैक्टर रूप में लिख सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो हमने फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये एक पहला हमारा, ये सबसे अधिक, यही टाइप हमारा सबसे अधिक पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा टाइप है, टाइप 2, उसमें क्या होता है, टाइप 2 में एक्चुअली डिटर्मिनेंट के इक्वल्स 0 प्रूफ करना होता है। कोई डिटर्मिनेंट देगा और उसके इक्वल 0 प्रूफ करना होगा। ठीक है, कोई एक डिटर्मिनेंट दिया रहेगा और उसको 0 प्रूव करना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, x है, y है, z है, a है, b है, c है, x + a, y + b एंड z + c और इक्वल्स टू मुझे शो करना है 0। ये दूसरा टाइप है। और तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप इसमें है, मैंने तीसरा टाइप आपको बताया, तीसरा टाइप इसमें होता है डिटर्मिनेंट जो होगा उसके इक्वल कोई दूसरा डिटर्मिनेंट मुझे क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू कोई दूसरा डिटर्मिनेंट होगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं इसमें बताता हूं, इसमें कुछ अलग से कुछ फॉर्मेट है क्वेश्चन के, और क्वेश्चन देखते ही हम समझ जाएंगे कि इसमें ये वाला प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, बहुत ही इजी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और आप समझेंगे कि ये एक्सरसाइज आपके लिए कितना आसान है, बहुत ही आसान आपको लगेगा ये एक्सरसाइज। ठीक है, मैं बताता हूं पहली वाली जो टाइप है उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और उनको कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ फॉर्मेट है क्वेश्चन का। ठीक है, एक्सरसाइज जो 4.2 है, इसमें क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट है, उसको बहुत अच्छे से अगर हम समझ लें तो कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है उस पे है सेम एलिमेंट स्कैटर्ड। मतलब ये हुआ कि समान अवयव जो होते हैं वो इधर उधर बिखरे रहते हैं। डिटर्मिनेंट में ही सेम एलिमेंट होते हैं, अलग अलग रो, अलग अलग कॉलम में, अलग अलग रो में या अलग अलग कॉलम में बिखरे होते हैं। तो उसको आपको चूज करना है। तो पहला जो इसमें मैं कह रहा हूं फॉर्मेट है, सबसे पहला फॉर्मेट वो क्या है, सेम एलिमेंट स्कैटर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन अलग अलग रो या कॉलम में वो बिखरे होते हैं। और वहां पे आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, इसमें सेम एलिमेंट देखिए, ये आपका बिखरा हुआ है, समान अवयव। देखिए
तो यहाँ पे x+4 दूसरे पहले वाले रो में, दूसरे वाले रो में भी x+4 है, तीसरे वाले रो में भी x+4 है, फिर ये 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x 2x 2x, दिख रहा है। तो सेम एलिमेंट है और बिखरा हुआ है। तो ऐसे यहां भी देख लेते हैं, ये भी वही चीज है। देखिए यहां सेम एलिमेंट है, देखिए दिख रहा है। तो सेम एलिमेंट स्कैटर्ड है, यहां भी सेम एलिमेंट 1x², इसमें 1x² 1x², ठीक है। तो सेम एलिमेंट इसमें स्कैटर्ड है। तो फिर इसको कैसे करते हैं, इसकी टेक्निक क्या होगी, इस तरह का और भी सारा क्वेश्चन हो सकता है, मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेम एलिमेंट है, यहां पे जब भी इस तरह का फॉर्मेट आपको मिले तो आपको एक काम करना है। पहले सबसे पहला काम क्या करना है कि जैसे भी आपको अगर रो में ऐसा मिल रहा है, रो में अगर सेम एलिमेंट आपको मिल रहे हैं तो कॉलम को ऐड करना है, अगर कॉलम में सेम एलिमेंट मिल रहे हैं तो रो को ऐड करना है, अगर दोनों में है तो फिर किसी को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे सेम एलिमेंट मुझे रो में ऐसे मिल रहे हैं, कॉलम में भी वही कहानी है, यहां भी वही चीज है, कॉलम में या रोल है, सेम एलिमेंट है। तो मैं किसी को भी इसमें एक किसी रो को, पर्टिकुलर रो को मैं ऐड कर सकता हूं, तीनों रो को एक साथ ऐड कर सकता हूं और इसमें वो सेम मिलेगा। ऐसा इसमें सेम एलिमेंट स्कैटर वाले में होता ही होता है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसमें, अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर इसमें मैं क्या करूं कि C1 को चेंज कर दूं, C1 + C2 + C3 कर दूं, C1 चेंजेस C1 + C2 + C3, अगर ऐसा मैं कर देता हूं तो जरा ध्यान से देखिए, ये ऐसा करने से क्या होगा, पहले वाले जो हमारा C1 चेंज हो रहा है तो C1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 + x + x², क्योंकि तीनों ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा 1 + x + x²। फिर ऐसे ही इस प्लेस पे दूसरे वाले में मैं चूंकि पहले वाले कॉलम को जगह पे मैं क्या करूंगा, पहले दूसरे तीसरे तीनों कॉलम को ऐड करूंगा। तो यहाँ पे x² + 1 + x, इसका मतलब वही कहानी, मैं अगर कम्यूटेटिव लॉ का यूज करूं तो 1 + x + x² ही बना। फिर यहाँ पे x + x² + 1, वही बात है 1 + x + x², मैं इसको 1 + x + x² लिख सकता हूँ। और इन दोनों में कोई चेंज नहीं, इसको मैंने सेम लिख दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1 + x + x² बाहर हो जाएगा और उसके प्लेस पे क्या हो गया 1 हो गया, 1 1 1, और ये हमारा सेम, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस तरह से ये बन गया। अब ये वाला बहुत आसान हो गया, ये 1 1 फॉर्म हो गया। अब इस नेक्स्ट जो है इसी टाइप की, इसी फॉर्मेट की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब ये 1 1 आ गया ना, तो यहां से बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है, बहुत आसान है यहां से करना इसको, ठीक है। मैं अभी इसको बताने वाला हूं। तो इसको भी उसी तरह से इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं 1 1 फॉर्म में। तो 1 1 1 फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर वो सेम एलिमेंट स्कैटर्ड है, वो वाला फॉर्मेट है, तो उसको फॉर्मेट को हम किसमें चेंज करेंगे 1 1 वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कैसे, एडिशन अप्लाई करके। हमने क्या किया है, एडिशन अप्लाई किया, तीनों को ऐड किया हुआ है। ऐसे ही ये भी, इसमें भी वही कहानी हम कर सकते हैं। देखिए इसमें भी देख लेते हैं हम लोग करके दूसरा वाला। तो यहां पर भी वही कहानी है, सेम एलिमेंट है, ठीक है, बिखरा हुआ है। तो यहां भी मैं वही चीज कर सकता हूं, मैं C1 चेंजेस लिखूंगा, C1 + C2 + C3, या R1 चेंजेस R1 + R2 + R3, उससे सेम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं R1 को चेंज करता हूं या C1 को, मैं C1 को चेंज करता हूं, C1 चेंजेस C1 + C2 + C3, तो इससे क्या बनेगा, अब देखिए ध्यान से, जो ये आपका डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे अब C1 चेंज हो रहा है और इसके प्लेस पे C1 + C2 + C3 हो रहा है, मतलब तीनों को ऐड करके हम किसके जगह C1 के प्लेस पे रखेंगे। इन तीनों को ऐड करके किसके जगह रखेंगे, C1 के जगह पे रखेंगे। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो y + k + y + y, यानी 3 टाइम्स y + k, 3 टाइम y + k। ऐसे ही इनको ऐड करता हूं तो y y y 3 टाइम y और प्लस k, यहां भी बना, और ऐसे यहां भी 3 टाइम y + k, और इसमें कोई चेंज नहीं, y y + k y y y y + k। तो ये हो गया। अब यहां से मैं 3y + k कॉमन ले सकता हूं, 1 1 फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, है ना आसान। अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो ये 3y + k हमारा कॉमन, और फिर यहाँ 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा, और ये हमारा ऐसे ही सेम रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया, 1 1 फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब जब 1 1 फॉर्म आ जाएगा तो ये फॉर्मेट हमारी बहुत इजी हो जाएगी, और इसको करने के लिए मैं अभी बताने वाला हूं रूल आपको। तो सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे हम
सेम एलिमेंट स्कैटर्ड होगा, अगर सेम एलिमेंट ही बिखरा हुआ है तो उसको कैसे 1-1 फॉर्म में हम बदलेंगे। अगर 1-1 फॉर्म में बदल सकते हैं आप तो 1-1 फॉर्म के बाद क्या करना है, उस फॉर्म में आने के बाद क्या करना है, मैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इसको। तो 1-1 फॉर्म के लिए क्या करेंगे, 1-1 फॉर्म का मतलब ये हुआ कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में केवल 1-1-1 हो, तो उसको मैं 1-1 फॉर्म कहूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब 1-1 फॉर्म में अभी मैंने कन्वर्ट भी किया था यहाँ पे। तो 1-1 फॉर्म में जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई 1-1 फॉर्म का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 1 है, a है a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर इक्वल्स टू है a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये तो 1-1 फॉर्म है, या फिर अगर सेम एलिमेंट स्कैटर्ड है तो उसको भी 1-1 फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है, तो यहां पे ना आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसी दो को जीरो बना लेना है। बहुत ही आसान है, जब भी 1-1 फॉर्म आ जाए ना तो दो को, किसी दो एलिमेंट को जीरो बना लेना चाहिए। अब मुझे दो एलिमेंट को जीरो बना लेना है, बहुत आसान है दो एलिमेंट को जीरो बनाना। कैसे बनाऊंगा मैं दो एलिमेंट को जीरो, मान लीजिए मुझे इसको जीरो बनाना है, क्या करना होगा, R1 में R2 को हटा देना होगा, ठीक है ना। अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो R2 में R3 को घटा देंगे, फिर ये जीरो हो जाएगा। तो किसी दो को मुझे जीरो बनाना है और 3 यहां पे है, तो मैं दो एक साथ अप्लाई कर सकता हूं। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी आपका D इक्वल्स टू P यानी टाइप 1 होगा, डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल, मैंने कोई डिटर्मिनेंट दिया गया यहां पे लेफ्ट में, और उसको मुझे क्या करना है, एक पॉलिनोमियल के बराबर सिद्ध करना है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि फॉर्मेट तो देखना ही चाहिए, साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि राइट साइड में मुझे क्या लाना है। मुझे क्या लाना है, a माइनस बी, तो a माइनस बी को हम साथ साथ ये भी देखेंगे क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये भी चीज, और साथ साथ मैंने क्या कहा कि अगर 1-1 फॉर्म है तो सब्ट्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे a माइनस बी बनाने के लिए पहले रो को, अगर पहले रो में दूसरे रो को मैं क्या कर दूं, घटा दूं, तो a माइनस बी भी बन जाएगा और साथ साथ मेरा जीरो भी हो जाएगा। और हमने कहा ही था आपको, यहाँ पे जब 1-1 बनेगा तो सब्ट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, R1 को चेंज करता हूं, अगर R1 माइनस R2 कर दूं तो जरा ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, R1 में जब R2 को मैं माइनस करूंगा तो यहाँ जीरो, ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ अगला मेरा क्या है, b माइनस सी है, तो b माइनस सी कैसे बनेगा, b R2 में है पर c R3 में है, यानी R2 माइनस R3 कर देंगे तो बन जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं R2 चेंजेस R2 माइनस R3। ठीक है, तो इस तरह से अब ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा 1c c स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही यहां से वो आसान हो गया है। ठीक है, अब तो इसको हम क्या करें, इसमें से आराम से मैं कॉमन भी कर सकता हूं, या मैं डायरेक्ट क्या करूं, C1 के अलांग इसको एक्सपेंड कर दूं। तो C1 के अलांग एक्सपेंड करूंगा तो ये दोनों एलिमेंट जीरो है, केवल इसका मिलेगा और यही हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। मतलब अब ये बहुत ही ईजी हो गया है। तो 1-1 फॉर्म को ऐसे ही, जहां भी 1-1 फॉर्म आ जाए वहां पे क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने कोई दो एलिमेंट को हम जीरो बनाने के लिए उसमें सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज वहां करेंगे। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा फॉर्म है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। तो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, आपको ये मैंने बताया हुआ है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये हम लोगों ने मैट्रिक्स वाले में किया हुआ है। ठीक से, अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो वहां पे आपको बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर तो आप 1-1 बना भी नहीं सकते ना इजीली, तो वहां पे बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने कहा कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो सिमेट्रिक कैसे इसको कह सकते हैं कि सिमेट्रिक है, जरा ध्यान से देखिए, ये सिमेट्रिक है कैसे। यहां पे मैंने कहा था कि सिमेट्रिक वाले में क्या होता है,
कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, आप सिमेट्रिक अगर नहीं जानते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप एक बारी मैट्रिक्स वाला सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का वीडियो आप इसमें देख लेंगे, मैट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि ये एलिमेंट सेम होते हैं, फिर ये एलिमेंट सेम होता है और ये एलिमेंट भी सेम होता है। देखिए मतलब A12 A21 के इक्वल, A13 A31 के इक्वल और A23 A32 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से अगर है तो उसको मैं कहूंगा कि क्या है, वो सिमेट्रिक फॉर्म है। ये देखिए सिमेट्रिक फॉर्म है, इक्वल है, ये BC ये भी BC है, AC ये भी AC है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब देखते हैं ये सातवां, तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए AB ये भी AB, यहाँ पे AC यहाँ पर भी AC और ये BC ये भी BC, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। फिर इसको देखते हैं, ये यहाँ -C है, यहाँ +C है। इसकी सिमेट्रिक वाला केस चल रहा है, यहाँ -B है, यहाँ +B है, यहाँ +A है, यहाँ -A है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे अधिक ही VIP है और ये बहुत टफ माना जाता है इसका, ठीक है। बट आपको अब से बहुत ईजी लगने वाला है। ध्यान देने वाली क्या बात है कि इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए आपके पास, जो पहले तो आपको चेक कर लेना है कि वो सेम एलिमेंट है या नहीं। सेम एलिमेंट अगर स्कैटर्ड है तो उसके लिए मैंने अलग तरीका बताया हुआ है, लेकिन वो अगर ऐसा नहीं है, सेम एलिमेंट स्कैटर्ड नहीं है, यहाँ पे नहीं है सेम एलिमेंट स्कैटर्ड, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, सिमेट्रिक होने के बाद अगर सिमेट्रिक है तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका देखिए। उसमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या उसमें अगर वो 3 ऑर्डर का है तो उसमें देखना है कि 3 डिग्री वाले में वो 3 एलिमेंट होने चाहिए। अगर 3 एलिमेंट नहीं है तो फिर ये नहीं लगेगा वहां पे। 3 एलिमेंट मतलब ABC या XYZ, ये 3 एलिमेंट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ABC इसमें है, A भी है, B भी है और C भी है। यहाँ भी A भी है, B भी है और C भी है। यहाँ A B C तीनों है, तब यहाँ पे वो लग सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि अब आपको अगर ABC में है तो ABC से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम वाइज इसको कॉमन करेंगे, और कॉलम वाइज अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो वाइज इसको कॉमन करेंगे। ये तरीका होता है। मैं रो वाइज मल्टीप्लाई करता हूं, पहले में रो में A से, दूसरे में B से, तीसरे में C से। मैंने R1 को चेंज किया, R1 चेंजेस A टाइम R1, ठीक है। R2 को मैंने चेंज किया, R2 चेंजेस R2 B टाइम R2, एंड R3 को मैंने चेंज किया C टाइम R3, ऐसा मैंने किया, ठीक है। ऐसा करने पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी मुझे करना पड़ेगा पहली चीज, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ABC, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा। अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है A से, तो ये हो जाएगा A और इंटू ये आपका A² + 1, फिर ये हो जाएगा A² B, ये हो जाएगा A² C। फिर इसमें मुझे B से मल्टीप्लाई करना है R2 में ना, R2 B टाइम R2 हो रहा है, तो इसमें B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB², फिर ये B² + 1, B इंटू B² + 1, ये हो जाएगा B² C। इसमें C से मल्टीप्लाई करना है तो C² A, और ये हो जाएगा C² B, और ये C इंटू C² + 1। क्लियर है? तो इस तरह से आपका बन गया। कहानी क्लियर? मैंने क्या किया हुआ है, रो वाइज मैंने मल्टीप्लाई किया, तो कॉलम वाइज क्या कर लेना होगा, कॉमन लेना होगा। देखते हैं यहाँ पे C1 से मैं A कॉमन कर सकता हूं, देखिए C1 में A है, C2 से मैं B कॉमन कर सकता हूं, और C3 से मैं C कॉमन कर सकता हूं। देखिए ध्यान से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कॉमन लूंगा, टेकिंग कॉमन, ठीक है। A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। तो अब ऐसा करेंगे तो यहां 1/ABC तो था ही, अब मैं A यहां से कॉमन ले रहा हूं, B इसमें से कॉमन ले रहा हूं, तो यहां B आ गया, और C इसमें कॉमन कर रहा हूं C3 से, तो ये C आ गया। अब क्या क्या बचा यहां पे बचा हुआ A² + 1 B² और यहां C², A² + 1 B² C²। यहां पे क्या बचा, A² B² + 1 C², A² B² + 1 C²। फिर यहां पे A² B² और C² + 1, A² B² C² + 1। तो इस तरह से ये आपका बन गया। समझ आया यहाँ पे? अब ये ABC से ABC कैंसिल। अब देखिए जरा ध्यान से
यह जो बना वो क्या है, सेम एलिमेंट स्कैटर्ड वाला कहानी बन गया। कैसे, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए है इसमें भी ए स्क्वायर और ये 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये सब सेम चीज है। मैं इसको आराम से जोड़ूंगा और मुझे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। मैं कैसे ऐड करूंगा, तो मैं ऐड कर सकता हूं यहां पे, चूंकि मुझे जो सेम एलिमेंट है वो कैसे मिल रहे हैं, यहां पे मुझे मिल रहे हैं कॉलम वाइज, तो मैं रो को ऐड करूंगा, यानी R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3 करूंगा, तो फिर वही सेम एलिमेंट स्कैटर्ड वाली कहानी बन जाएगी। और उसके बाद उसको मैं कॉमन लेकर चेंज कर लूंगा 1 1 फॉर्म पे, और 1 1 फॉर्म के बाद मैं 2 एलिमेंट 0 बना लूंगा, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन वाले वीडियो में मैं सॉल्यूशन वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसको आप लोग सॉल्यूशन वाले वीडियो को देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं केवल समझा रहा हूं ये कि कौन सा कहां पे प्रॉपर्टी यूज होता है, कैसे कैसे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन वाले वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसको सातवां को। सातवां भी वही है, सिमेट्रिक है। इसमें भी मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर रो वाइज करूंगा तो कॉलम वाइज कॉमन, और कॉलम वाइज करूंगा तो रो वाइज कॉमन। तो मैं क्या करता हूं, इसमें C1 में C2 में C3 में, अब यहां पे कॉलम वाइज में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। C1 को मैंने चेंज किया, क्या मैंने C1 में A से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐसे C2 में B से, C3 में C से, ऐसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे हम करें। आप रो में इसमें A से मल्टीप्लाई कर लेते, इसमें B से मल्टीप्लाई कर लेते, इसमें C से मल्टीप्लाई कर लेते, जैसे भी आप करें। रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम वाइज कॉमन लेना है, कॉलम वाइज करेंगे तो रो वाइज कॉमन लेना है। मैं यहाँ पे C1 को चेंज करता हूँ, C1 चेंजेड A टाइम्स C1, C2 चेंजेज B टाइम्स C2, C3 चेंजेज C टाइम्स C3। अब इसको अप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, इसमें A से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस A क्यूब, ये हो जाएगा B A स्क्वायर, ये C A स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये बन जाएगा क्या आपका, ये B से मल्टीप्लाई किया गया ना, तो B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A B स्क्वायर, इसमें मैं करूंगा B से, तो ये हो जाएगा माइनस B क्यूब, और ये हो जाएगा C B स्क्वायर। इसमें C से करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस C क्यूब। क्लियर है? अब मुझे मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मुझे कॉमन लेना है इसको रो वाइज। तो इस रो में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, A स्क्वायर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, किसमें, C1 में। नहीं, मुझे अब कॉलम वाइज मैंने मल्टीप्लाई किया है तो रो वाइज लूंगा मैं कॉमन। इस रो में देखूंगा, इस रो में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, इस रो में मुझे दिखाई दे रहा है A कॉमन। ठीक है, तो मैं A को कॉमन कर सकता हूं इसमें, ऐसे इसमें मुझे B, इसमें C, ठीक है, तो ऐसे मैं कॉमन करूंगा। तो पहले मैं यही कर लेता हूं, मैंने मल्टीप्लाई किया था तो सॉरी यहां मुझे डिवाइड भी करना चाहिए था, तो 1/ABC, और इसको मैं कैरी भी कर लूंगा। ठीक है, तो 1/ABC। अब मुझे कॉमन यहाँ पे करना है, इससे मैं R1 से मैं A कॉमन कर रहा हूँ, R2 से B और R3 से C। अब ये क्या बन जाएगा तब, अब यहाँ पे मेरा बन गया A स्क्वायर, ये B स्क्वायर और ये C स्क्वायर, सॉरी ये माइनस A स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैंने B कॉमन करना है, तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर, ये माइनस B स्क्वायर और ये C स्क्वायर। यहाँ पे मुझे C कॉमन करना था, तो ये क्या बचा, A स्क्वायर, ये B स्क्वायर और ये माइनस C स्क्वायर। कहानी क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, ये इससे तो कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब मैं देख रहा हूं कि A स्क्वायर इसमें कॉमन है, B स्क्वायर इसमें कॉमन है, C स्क्वायर इसमें कॉमन है। मैं आराम से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन। अब ये -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, अब ये आराम से 1 1 फॉर्म क्रिएट हो गया। अब किसी को मैं यहाँ पे 0 करने के लिए मैं सब्ट्रैक्शन एडिशन अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से 2 आसान है ना, ठीक है।